Good morning, all of you. We are studying here chapter number 6, that is manufacturing industry. लास्ट क्लास में हमने सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। तो सीमेंट क्या है, बहुत ही एक इसेंशियल कंपोनेंट है। किस चीज़ के लिए? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे कि हमें घर बनवाना हो या बिल्डिंग बनवाना हो या फैक्ट्रीज बनवाना हो या ब्रिजेस या रोड्स या एयरपोर्ट डैम जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना हो, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में सीमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, राइट। मतलब इन कंस्ट्रक्शन को हम विदाउट सीमेंट कंसीडर ही नहीं कर सकते आज की डेट में, राइट। सो ये जो सीमेंट इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है या मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो इसका रॉ मटेरियल कौन कौन सा होता है, तो इसके ऊपर में एक 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। तो ये याद रखिए, लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिनियम और जिप्सम। तो ये चार चीज़ें सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत बड़े लार्ज क्वांटिटी में यूज़ किए जाते हैं एज एन रॉ मटेरियल, ओके। इसके साथ साथ कोल और इलेक्ट्रिक पावर, ये सब चीज़ें तो ज़रूरी होती ही है, राइट। उसके साथ साथ यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा होना चाहिए जहाँ पे इस प्लांट को इस्टेब्लिश करना हो, ताकि ये जो इतना ज़्यादा हेवी रॉ मटेरियल आपको सीमेंट प्लांट तक पहुँचाना है, राइट, जहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री है वहाँ तक पहुँचाना है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे बात करेंगे एक्चुअली कि ये जो इंडस्ट्री है, तो इसका हमारे इंडिया में स्ट्रेटेजिकली लोकेशन कहाँ पे है, तो गुजरात की जो कोस्ट लाइन है, यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ से जो गल्फ ऑफ ओमान है, पर्शियन गल्फ है, वो बहुत ही पास में है और वाटर वेज से कनेक्टेड है। क्योंकि आपको पता ही है अरेबिक सी है, तो अरेबिक सी को क्रॉस करके हम गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ में एंटर कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो मतलब गल्फ कंट्रीज़ है, तो वहाँ पे पता ही है आपको, क्रूड ऑयल को बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट वहाँ पे उसको क्या किया जाता है, ड्रिल किया जाता है। तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है या बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीमेंट की ज़रूरत होती है। तो सीमेंट का जो मार्केट है वो गल्फ कंट्रीज़ में है, तो वहाँ पे हम सीमेंट को क्या कर सके, एक्चुअली एक्सपोर्ट कर सके। तो इसीलिए स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंस गुजरात के कोस्ट लाइन को दिया है और वहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री को यहाँ पे खोला गया है, क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट की मदद से हम बहुत आसानी से उसका ट्रेड कर सकते हैं वहाँ पे। तो स्ट्रेटेजिकली का मतलब ही यही होता है कि इस वे से किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को या इंडस्ट्री को सेटअप किया जाता है कि उसकी जो सेवा है, हमें सर्विस है, वो आने वाले लंबे समय तक मिले, 100 साल के लिए, 200 साल तक, 500 साल तक, राइट, और उसके हमें फ़ायदे होते रहे। तो ऐसे सेटअप को हम यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंस, स्ट्रेटेजिकली टर्म को यूज़ करते हैं जब हमें इसके बारे में बोलना होता है, ठीक है। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया हो। तो अगर इसको मैप में देखना चाहोगे आप कि गल्फ़ कंट्रीज़ कहाँ पे, तो ये मैप है स्क्रीन के ऊपर में। इस मैप में देखिए आप, ये हमारा इंडिया है, ग्रे कलर में दिखाया है। तो ये गुजरात की कोस्ट लाइन है। तो गुजरात के कोस्ट लाइन से देखिए, ये अरेबिक सी है। अरेबिक सी से होके मतलब देखिए, ये पाकिस्तान के नीचे से जाते हुए यहाँ से गल्फ़ ऑफ ओमान आपको देखने को मिल रही है। ये ओमान कंट्री है यहाँ पे, और गल्फ़ ऑफ ओमान से एंटर कर जाएंगे हम अंदर, तो ये पर्शियन गल्फ़ है। तो पर्शियन गल्फ़ की जो बॉर्डर है, यहाँ पे बाउंड्री है, ठीक है। तो ये बाउंड्री जिस कंट्री के साथ में एक्चुअली यहाँ पे क्या करती है, शेयर करती है, तो ये सभी गल्फ़ कंट्रीज़ है। तो यहाँ पे कतार है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। तो ये मैप पता होना चाहिए आपको कि कहाँ पे कौन सी कंट्री है। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट, उसके बाद में कतर, आप देख रहे हो बहरेन, उसके बाद में कुवैत, राइट। तो ये ईरान का पोर्शन है, ये सऊदी अरेबिया है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे क्या करती है, सभी कंट्रीज़ की बॉर्डर यहाँ पे शेयर होती है। और यहाँ पे पता ही है आपको कि ये जो मतलब क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल का बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। बहुत रिच कंट्रीज़ है यहाँ पे, और मैक्सिमम वर्ल्ड के पार्ट में से यहाँ पे लोग जॉब करने के लिए जाते हैं। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ हो। इस मैप का आप एक स्निप लेके रखिए या अलग से इसको प्रैक्टिस कीजिए। सो बात करेंगे हम सीमेंट इंडस्ट्री की फर्दर डिटेल्स के बारे में यहाँ पे। सो द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेट अप इन चेन्नई इन 1904। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है कि इंडिया में जो सीमेंट प्लांट लगाया गया तो सबसे पहले कहाँ पे और कौन से साल में लगाया गया। तो 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। तो चेन्नई भी पता ही आपको कोस्ट लाइन पे है, तो यहाँ पे बड़े आसानी से, और ये आज़ादी के पहले लगाया था। तो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए तो नहीं लगाया
लगाया गया था, तो इससे पैसे कमाने के लिए लगाया गया होगा, ऐसे बोल सकते हैं, एक अनुमान निकाल सकते हैं हम। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्री एक्सपांडेड, तो आज़ादी के बाद में हमारे देश में बहुत जगह पे सीमेंट इंडस्ट्री को खोला गया। सो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? डी कंट्रोल ऑफ प्राइस। डी कंट्रोल ऑफ प्राइस का मतलब समझ लो आप क्या होता है। एक्चुअली डी कंट्रोल ऑफ, कंट्रोल का मतलब किसी ना किसी व्यक्ति का इस पे कंट्रोल होता है। तो देश में सभी जो मतलब हमारे यहाँ पे मार्केट में जितनी भी वस्तुएं मिलती है उसके ऊपर में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है एक्चुअली। तो डी कंट्रोल का मतलब सीधा सीधा यहाँ पे ये हो गया कि गवर्नमेंट का इसके प्राइस के ऊपर में जो कंट्रोल था तो गवर्नमेंट ने उसको फ्री कर दिया। मतलब कोई भी कंपनी अपने मन से सीमेंट को बना सकती है गवर्नमेंट से लाइसेंस वगैरह लेके, और उसके बाद में उस सीमेंट की प्राइस वो अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्शन कॉस्ट क्या कर सकती है, फिक्स कर सकती है। तो गवर्नमेंट इसमें मतलब क्या नहीं करेगा, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। मतलब प्राइस के कंट्रोल में जब गवर्नमेंट का क्या नहीं होता है, इंटरफेयर नहीं होता है, तो उसको डी कंट्रोल ऑफ प्राइस बोलते हैं हम। उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन, फिर लोग कहीं पे भी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके ऊपर से जो रेस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट ने हटा दी। तो सिंस 1989 से, तो तब तब से जाके आज की डेट तक हमारी इंडिया में बहुत ज़्यादा कंपनियां देखने को मिलती है जो सीमेंट को प्रोड्यूस करती है यहाँ पे। सो देयर आर 128 लार्ज प्लांट इन इंडिया एंड सम मिनी प्लांट्स आल्सो देयर, 332 मिनी सीमेंट प्लांट। अभी इतने सारे मतलब अबाउट 500 सीमेंट प्लांट होने से देखो इंडिया में जो सीमेंट प्रोड्यूस होता है वो काफ़ी अलग अलग वेराइटी का आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, ये याद रखना है आपको। सो इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी हैज़ फाउंड द प्रोड्यूस रेडीली अवेलेबल मार्केट इन ईस्ट एशिया। देखो तो यहाँ पे जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, मिडल ईस्ट एशिया कंट्रीज़ है, या अफ्रीकन कंट्री है, साउथ एशियन कंट्रीज़ है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक मार्केट है। क्योंकि ये जो सभी कंट्रीज़ है अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ है और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू है। तो किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर डेवलप करना है तो विदाउट सीमेंट तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इन सभी कंट्रीज़ में क्या है, सीमेंट का क्या है, बहुत अच्छा मार्केट है, यहाँ पे ट्रेडिंग किया जा सकता है। लेकिन जिस कंपनी का सीमेंट में बहुत अच्छी क्वालिटी होंगी, अगर क्वालिटी का सीमेंट आप इंटरनेशनल मार्केट में उतारोगे तो तभी जाके कैसे हाँ वो सीमेंट टिक पाएगा और उसको बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। तो ये भी फैक्ट यहाँ पे याद रखना है। सो दिस इंडस्ट्री इज़ डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। तो ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है हमारे देश में, तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्शन भी ले रही है और बहुत अच्छा एक्सपोर्ट भी कर रही है। तो मतलब जिस तरह से डिमांड है, और डिमांड क्यों है मैंने बताया आपको कि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो रहा है, बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है। तो उसकी जो उसको मतलब प्रॉपरली इस्टेब्लिश करने के लिए जो सीमेंट की डिमांड होती है उसको पूरा करने के लिए ये सब कंपनियां जो है वो दिन रात क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है और एक्सपोर्ट कर रही है। सो एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू द जनरेट एडुकेट डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई इन ऑर्डर टू सस्टेन दिस इंडस्ट्री। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ है तो इन इंडस्ट्री को मतलब इस बात के ऊपर में भी फोकस करना होगा कि हमारी जो डोमेस्टिक नीड है, मतलब हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जो लोग अभी घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम चल रहा है, तो उनकी डिमांड को पूरा करते हुए जो बाकी इंटरनेशनल मार्केट है, मतलब गल्फ़ कंट्रीज़ है या बाकी एशियन कंट्रीज़ है, राइट, जहाँ पे हमने मिडल ईस्ट साउथ की वगैरह बात की है, एशिया की या अफ्रीकन कंट्रीज़ है, तो उनको तभी हम उनकी डिमांड को तभी पूरा कर पाएंगे जब हम हमारे देश में मतलब लोकल लेवल पे जो डिमांड है उसको पूरा करने के बाद में भी एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन हमें हमारी कंपनियों को करना होगा, राइट। सो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। ओके, सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखिए आपको पता ही है यहाँ पे 4 व्हीलर 2 व्हीलर वगैरह वगैरह बनाए जाते हैं। सो मतलब ऑटोमेटिक व्हीकल्स को बनाया जाता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, वर्ड से ही पता चलता है। सो ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड द व्हीकल्स फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड पैसेंजर। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो समझने के लिए बहुत आसान है, इग्नोर मत कीजिए आप इसको, 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ऑटोमोबाइल प्रोवाइड्स व्हीकल, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड करती है हमें, व्हीकल्स करती है। वो व्हीकल्स अलग अलग हो सकते हैं, साइकिल से लेके कार तक या ट्रक्स तक या एरोप्लेन, ये सभी चीज़ें उसमें ही आती है, राइट। फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड पैसेंजर, और इसका यूज़ किस लिए करते हैं हम, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स को यहाँ से वहाँ कैरी करने के लिए या पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसका यूज़ होता है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, ट्रक आएगा, बसेस आएगी, कार्स आएगी, मोटरसाइकिल आएगी, स्कूटर्स आएगी, 3 व्हीलर्स रिक्शाज वगैरह आएंगे, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स वगैरह आएंगे इसमें। तो ये सब चीज़ें इंडिया में अभी अलग अलग सेंटर्स पे क्या किए जाते हैं,
एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं। आफ्टर द लिबरलाइजेशन, द कमिंग इन of new and contemporary models stimulated the demand for vehicles in the market। तो देखो, जब से इंडिया में 1990 के बाद में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का मॉडल को जब से अडॉप्ट किया है, तो मैंने लास्ट क्लास में भी बहुत बार इसको रिपीट किया है, तो तब से हमारी इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। जो मल्टी कॉरपोरेशंस है वो इंडिया में आई है, और उसके बाद में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लांट्स लगे और अलग अलग चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना शुरू हो गया। तो इसके कारण कैसे बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आई हमारे यहाँ पे, और बाहर से जो टेक्नोलॉजी चाहिए होती है वो टेक्नोलॉजी भी है, और इससे काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, जनरेट हुआ है। सो हम बात करेंगे यहाँ पे कि इससे क्या क्या फ़ायदे हुए, जैसे विच लीड टू द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री इंक्लूडिंग पैसेंजर कार। तो जब पैसेंजर कार्स हमारे यहाँ पे नहीं बनती थी, तो पैसेंजर कार्स भी यहाँ पे बनने लगी। तो एक पैसेंजर कार्स का भी मार्केट यहाँ पे अवेलेबल हुआ, बहुत सारी कार्स को एक्सपोर्ट किया जाता है, और इंडिया को भी डोमेस्टिक लेवल पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इसका। 2 and 3 व्हीलर्स भी हमारे यहाँ पे अभी क्या होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। दिस इंडस्ट्री हैज़ एक्सपीरियंस अ क्वांटम जंप इन लेस देन 15 ईयर। तो लास्ट 15 ईयर्स में यहाँ पे बहुत बड़ी एक जंप देखने को मिलती है। पहले जैसे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं हुई थी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमारे यहाँ पे बनती थी, इतने लार्ज लेवल पे नहीं बनती थी। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रॉट अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड अलाइन द इंडस्ट्री विद द ग्लोबल डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि जिस तरह से इस मॉडल को हमने अडॉप्ट किया, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो इसके कारण हमारे देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, और उसके कारण यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए और इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा यहाँ का ग्रो कर गया। एट प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट की आप बात करते हो, तो देयर आर 15 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पैसेंजर कार। तो 15 ऐसे अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो क्या करती है, सिर्फ पैसेंजर कार्स को बनाती है। एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, जो मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स है ऑटोमोबाइल्स में, जिसका अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब यहाँ पे पैसेंजर कार में सिर्फ पैसेंजर को ही बिठाया जाएगा, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं जिसमें दूसरे दूसरे इसके लिए यूज़ किया जाता है, राइट। सो 9 ऑफ कमर्शियल व्हीकल, 14 ऑफ द 2 and 3 व्हीलर्स। तो इसमें दे दिया है कि इसमें से जो 9 है वो कमर्शियल व्हीकल्स है, 14 इसमें से जो 14 में से जो 2 है वो 3 व्हीलर्स है। द इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड अराउंड दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु। ओके, तो ये देखो यहाँ पे कुछ सिटीज़ के नेम दिए हैं आपको। तो मैं बता दूँ यहाँ पे कि मुंबई में क्या मैन्युफैक्चर्ड होता है, गुजरात में क्या होता है, दिल्ली में क्या होता है। अलग से आप इंटरनेट पे थोड़ा सा सर्च करके पता कीजिए कि अलग अलग जो मार्केट में कार्स देखने को मिलती है, ट्रैक्टर देखने को मिलते हैं, या बाकी जो 3 व्हीलर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, या बसेस वगैरह देखने को मिलती है, तो एग्जैक्टली ये कहाँ पे मैन्युफैक्चर की जाती है, तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे कि देखो, जो कार का जो मैन्युफैक्चर होता है तो स्पेशली मुंबई में होता है। जैसे फिएट, पता होगा आपको, फिएट ब्रांड ही है, कार आती है फिएट की, राइट। तो ये मुंबई में एक्चुअली क्या होती है, मैन्युफैक्चर्ड होती है। याद रखने की कोशिश कीजिए आप, और नोट भी करते चलिए। मुंबई में फिएट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। जैसे कोलकाता में क्या मैन्युफैक्चर किया जाता है, एम्बेसिडर, पता है आपको एम्बेसिडर ब्रांड कैसे है। तो एम्बेसिडर बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांड है हमारे यहाँ पे, बहुत ही प्रेस्टिजियस माना जाता है, राइट। सो गुड़गांव में मारुति को मैन्युफैक्चर किया जाता है। अभी देखो, मैंने तीन कार के बारे में यहाँ पे बताया आपको। मुंबई में फिएट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। कोलकाता में एम्बेसडर को क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। गुड़गांव में मारुति को किया जाता है। और जो गुड़गांव के पास में ही नोएडा है, तो नोएडा में देखो जो हुंडई है और होंडा है, हुंडई कार्स आती है, होंडा की कार्स आती है, आपको पता ही है। तो हुंडई और होंडा की कार जो है वो नोएडा में मैन्युफैक्चर किए जाती है। जहाँ तक हम बसेस और ट्रक की बात करते हैं, तो इनको एक्चुअली चेन्नई और मुंबई दोनों जगह पे मैन्युफैक्चर किया जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द बसेस एंड ट्रक। तो बसेस और ट्रक कहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, चेन्नई में भी किए जाते हैं और मुंबई में किए जाते हैं। अब ये बची कुछ जो जीप्स है और बाकी जो 4 और 3 व्हीलर्स है, जैसे टेम्पोज वगैरह और जीप्स वगैरह, तो या तो फिर जो छोटे मोटे ट्रक्स होते हैं, तो इनको भी मुंबई में मैन्युफैक्चर किया जाता है, पुणे में मैन्युफैक्चर किया जाता है, गुड़गांव में मैन्युफैक्चर किया जाता है।
तो दिल्ली के पास में ये जो गुड़गांव नोएडा वाला एरिया है ना, तो यहाँ पे मतलब ये जो ऑटोमोबाइल्स कंपनियां है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इसके अलावा जो टू व्हीलर्स है, स्कूटर हो गया या मोटरसाइकिल्स, उसमें अलग अलग चीज़ें आती है, आपको पता ही है अलग अलग ब्रांड आती है टू व्हीलर्स में। तो इनको मैन्युफैक्चर्ड हमारे पुणे में किया जाता है, महाराष्ट्र में, मुंबई में, और उधर फरीदाबाद में किया जाता है, चेन्नई में किया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके साथ साथ पंजाब, उधर लुधियाना और तिरुपति में भी किया जाता है। कि किसके बारे में बात की मैंने, टू व्हीलर्स की। तो आई होप कि ये सब चीज़ें आपको याद रखने में काफ़ी मदद मिलेगी। इस वीडियो को फिर से एक बार चला के ये अच्छी तरह से सुन लेना आप, कि मैंने कार्स कहाँ कहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, बस ट्रक कहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, उसके साथ साथ में स्मॉल ट्रक टेम्पो कहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, टू व्हीलर्स जिसमें स्कूटर और मोटरसाइकिल की बात की मैंने, ये सब चीज़ें बताई है। अभी बात करेंगे बाइसिकल्स। तो बाइसिकल्स को मैन्युफैक्चर कहाँ पे किया जाता है, जनरली दिल्ली में किया जाता है, चेन्नई में, जालंधर, लुधियाना। तो जालंधर खास करके याद रखिए कि यहाँ पे बाइसिकल्स को वगैरह क्या किया जाता है। सोनीपत हो गया या असनोल हो गया, तो ये एक्चुअली गुड़गांव वाला एरिया ही है, यहाँ पे हरियाणा पंजाब वाले साइड में इसको किया जाता है। और ट्रैक्टर तो पता ही है आपको, ट्रैक्टर दिल्ली में किए जाते हैं, उसके बाद में मुंबई में, चेन्नई में, ये जो मेट्रो सिटीज़ है, इसके अलावा फरीदाबाद और पिंजौर में किया जाता है, ट्रैक्टर को मैन्युफैक्चर किया जाता है। सो आई होप कि ये सभी जो नेम्स मैंने यहाँ पे बताए आपको, इसको आप ध्यान में रखोगे, ठीक है, अच्छी तरह से। और एक दो बार इस वीडियो को आप सुनोगे तो आपको ये याद हो जाएगा, नोट करके रखिए आप। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ट्रांजिस्टर सेट्स टू टेलीविज़न। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, तो इसमें किन किन चीज़ों को कवर किया जाता है, तो ट्रांजिस्टर सेट से लेके टेलीविज़न तक, जो भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक की कंपोनेंट से लेके इलेक्ट्रॉनिक की वस्तुएं आपको मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक के गैजेट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो इस इंडस्ट्री में इसको क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। सो जैसे कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टेलीफोन्स हो गए, सेलुलर टेलीकॉम्स हो गए, पेजर हो गए, ये पेजर पहले आते थे, टेलीफोन एक्सचेंज हो गया, या फिर रडार्स हो गया, कंप्यूटर्स एंड मेनी अदर इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। तो इन सभी इतने सारे इक्विपमेंट की यहाँ पे बात की गई है। तो इनको एक्चुअली प्रोग्राम करना होता है, तो इनको प्रोग्राम करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर्स को डेवलप किया जाता है, प्रोग्राम्स को डेवलप किए जाते हैं और इसमें फीड किया जाता है। सो इसके लिए जो इंडिया में फेमस स्टेट है, तो कर्नाटका है हमारे, बैंगलोर। बैंगलोर हैज़ द इमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। ये 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, इसको याद रखिए आप। बैंगलोर हैज़ इमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाए तो आप बैंगलोर याद रखिए। अदर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बतूर। तो बाकी अदर देन बैंगलोर कुछ सिटीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है इस फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए। तो वो पुणे, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ और कोयम्बतूर है। बाय 2010-11 STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया हैव कम अप अक्रॉस 46 लोकेशन। तो देखो यहाँ पे इंडिया के 46 प्लेसेस में ये जो सॉफ्टवेयर IT पार्क्स है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स है, उनको खोला गया। और उसके कारण यहाँ पे बहुत बड़ा एक IT इंडस्ट्री में आपको रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है इंडिया में। और आज इंडिया में देखो बहुत ही सस्ते और अच्छे क्वालिटी के सॉफ्टवेयर बन जाते हैं, जिसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में है, राइट। क्योंकि बाकी वर्ल्ड की कंट्रीज़ भी बनाती है, लेकिन वो डॉलर में पेमेंट लेती है और यहाँ पे रुपीज़ में पेमेंट मिलता है, और यहाँ पे इंजीनियर्स वगैरह बहुत अच्छे आपको मिल जाते हैं, राइट। हर साल बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स को प्रोड्यूस किया जाता है यहाँ पे। तो ये बात याद रखिए आप, इंडिया में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ग्रो की गई है और इसका हमारे GDP में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन भी है, जो कि एक सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छे जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। हाउ एवर द मेजर इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेटेड इज़ एट बैंगलोर। आपको पता ही है, कोई भी इंजीनियर बनता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है, तो उसको बैंगलोर जैसे सिटी में ही जॉब मिलती है, क्योंकि वहाँ के IT पार्क जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुए हैं। नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड पुणे, तो इन सिटीज़ का यहाँ पे स्पेशली नेम आता है IT पार्क्स के बारे में। और यहाँ पे IT फील्ड में बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है। और मेजर इम्पैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन ऑन
अगर मेजर इम्पैक्ट की बात करें इस इंडस्ट्री में, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जैसे मैंने बताया कि इस इंडस्ट्री में आपको एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इट इज़ एनकरेजिंग टू नो दैट द 30% ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर आर वुमेन। और ख़ास करके इस सेक्टर में देखो बहुत ही स्मार्ट वर्क होता है, इंटेलेक्चुअल वर्क होता है इसमें, तो वुमेन्स 30% वुमेन आज की डेट में जितना भी टोटल एम्प्लॉयमेंट है तो उसमें से 30% वुमेन्स इस सेक्टर में काम कर रही है। आईटी आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ मैं इस सेक्टर की। ओके, सो दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन अ मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर इन द लास्ट 2 or 3 years बिकॉज ऑफ इट्स फास्ट ग्रोइंग बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग बीपीओ सेक्टर। देखो जब हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था इकोनॉमिक्स का, तो वहाँ पे मैंने बीपीओ क्या होता है, ये बीपीओ मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया जैसे लोकेशंस में क्यों इस खोलती है, और क्योंकि यहाँ पे इंडिया जैसे कंट्री में जो पढ़े लिखे युवा होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं, जो इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, और इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, हर साल यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं। तो उनकी टेक्नोलॉजी को समझने की समझ और इंग्लिश को समझने की समझ, बोलने की समझ बहुत अच्छी होती है। तो उसके कारण यहाँ पे काम करने वाले जो इंजीनियर्स है वो सस्ते में अवेलेबल हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो ये बीपीओ है, तो बीपीओ खोले जाते हैं हमारे इंडिया में। तो इस सेक्टर में उसके कारण बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ है, जनरेट हुआ है। द कंटेनिंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द की टू द सक्सेस ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया। तो आईटी इंडस्ट्री में जिस तरह से यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, तो उससे ओवरऑल हमारे इंडिया में जॉब्स क्या हो रहे, जनरेट हो रहे, और हमारे पढ़े लिखे युवाओं को इस फील्ड में क्या मिल रहे, जॉब्स भी मिल रहे। तो एक तरीके से हमारा इंडिया इस फील्ड में ग्रोथ कर रहा है, और इंडिया की भी डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए टेक्स्ट बुक्स में से, आप उन पिक्चर्स को देख के बहुत अच्छी तरह से आप आपकी समझ को क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। सो देख पा रहे हो फिगर 6.9 में केबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ एट एचसीएल, राइट। तो एचसीएल जो कंपनी है यहाँ पे वेस्ट बंगाल में है, तो यहाँ पे केबल का मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है। इसके अलावा फिगर 6.10 में गैस टरबाइंस रूटर्स ऑन असेंबली बेड ऑफ भेल हैदराबाद। तो हैदराबाद में ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, दोनों ये कंपनियाँ। तो यहाँ पे किस चीज़ को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और उसके लिए कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ किया जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है। सो नेक्स्ट क्लास में हम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ेंगे। और एक मैप दे के रखा है आपको, तो इस मैप को बहुत अच्छी तरह से क्या करना है, आपको क्लियर करना है। तो इस मैप में देखो जैसे मोहाली, नोएडा, जयपुर, गांधीनगर, इंदौर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, इन सभी सिटीज़ के बारे में आपको लोकेशन दिए, तो ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो एक्चुअली ये सब जो लोकेशंस दिए इस मैप में, तो ये हमारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स है। तो इन जगहों पे आपको क्या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है 2 मार्क्स के लिए मैप का क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपको कोई 2 प्लेसेस को यहाँ पे लोकेट करने के लिए पूछा जा सकता है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करोगे और मुझे सेंड करोगे। इसके बाद में छोटा सा एक पार्ट बच जाता है हमारा चैप्टर का, उसको हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कवर करेंगे। हो सकता है कि इस वीडियो के बैकग्राउंड में आपको इंटरप्शंस बहुत ज़्यादा देखने को मिला हो, अलग अलग साउंड, उसको इग्नोर कीजिए। और इसको प्लीज़ एक बार आप क्या कीजिए, फिर से एक बार देखिए प्रॉपरली, इसको मतलब सुनिए और खुद के नोट्स बनाइए और इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। सो सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।